हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक। और एक खबर तो आप लोगों ने सुन ली होगी कि आपके एग्ज़ाम की एक टेंटेटिव सी डेट आई है। डेट मतलब एक अंदाज़ा जो AKTU ने अपने रिसेंट नोटिफिकेशन में दिया है। और वो अंदाज़ा मतलब जो मेरे साथ जुड़े हुए बच्चे थे, मैंने उनसे बात भी करता रहता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू या ऐप के थ्रू जो चैट होता है। तो देखो, ऐसा था कि CUET के थ्रू एग्ज़ाम हुए थे इस बार, है ना। CUET का एग्ज़ाम हुआ, फिर उसका रिज़ल्ट देर से निकला, फिर उसकी काउंसलिंग देर से हुई और फिर उसी तरह से सेशन वगैरह भी देर से हुआ। तो जो एक मोटे तौर पे जो 90 दिन की पढ़ाई करने का एक मापदंड है वो ज़रूरी होता है सेमेस्टर परीक्षा में, कि कम से कम 90 दिन की पढ़ाई तो होनी चाहिए। तो उस लिहाज से दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तो ये उम्मीद तो पहले से थी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी का तो पढ़ाई होना है, उस पर एग्ज़ाम नहीं होने हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो आप लोग हो, उनके एग्ज़ाम होने की जो संभावना थी वो ये था कि होली के बाद तो होने ही हैं। बस ये था कि हो सकता है कि कहीं वो आगे ना खिंच जाए, वो अप्रैल में ना चला जाए। लेकिन अभी ये है कि AKTU ने इस बात को लगभग साफ कर दिया है ऑफिशियल तरीके से कि मार्च में आपकी परीक्षाएं होंगी, और जो होनी भी चाहिए, जो कि 90 दिन का क्राइटेरिया पूरा हो रहा होगा मार्च में ही। अब चूँकि होली इस बार शुरू में है, मतलब पहले हाफ में है मार्च के, तो इसका मतलब है कि होली के बाद आप लोगों के एग्ज़ामिनेशन होने की कवायद शुरू हो जाएगी। अब वो देखना है कि वो लास्ट वीक में रखते हैं या मार्च में उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ तो जल्दी करनी पड़ेगी सो दैट कि जो अगला सेशन है वो डिले ना हो। तो इस तरह से हम ये सोच रहे हैं, मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि होली के जस्ट बाद भी एग्ज़ाम नहीं शुरू हो सकते, जो कि बहुत सारे परदेसी होते हैं, बच्चे आते हैं जाते हैं, हॉस्टल से घर गए और घर से वापस आए, होली का त्यौहार है अपने, और पहली बार जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के, घर से बाहर होकर के त्यौहार मना रहे होते हैं, मतलब बाहर हो रहे होते तो वो त्यौहार के लिए जाते हैं और फिर वापस उनको आना होता है। तो खैर, इस तरह से हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि 15 मार्च तक इसके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। चलिए, तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। और हमारा जो मेन टॉपिक है ऑप्टिक्स का, उसमें हम लोगों ने एक मोटे तौर पे बात कर ली थी इंटरफेरेंस के, उसकी कोहेरेंसी कंडीशन के ऊपर। तो जो कोहेरेंट वेव्स होती हैं वो ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है। फेज डिफरेंस जो भी होता है वो जीरो हो ज़रूरी नहीं है, कांस्टेंट होना, इस शर्त का पालन का होना ज़रूरी होता है। और हम बात कर रहे थे सस्टेन इंटरफेरेंस के, ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न जो समय के साथ बना रहे। अच्छा, इंटरफेरेंस में होता क्या है, हम कहेंगे इंटरफेरेंस बेसिकली क्या है, व्हाट इज द रूटेड मीनिंग ऑफ इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस इज काइंड ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो ये आप ऐसे कहोगे, इट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इट इज़ अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। कैसे होता है जरा समझ ले। नॉर्मली क्या होता है, इसे मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब है जिसका एम्पलीट्यूड A है, तो इसकी इंटेंसिटी A² होगी। सामने एक पर्दा है और इस पर्दे पर हमने इस बल्ब को जलाया, बल्ब से निकली हुई रोशनी गई और इस पर्दे फैल गई। उसके बाद उसके बगल में दूसरा बल्ब है, उसकी भी इंटेंसिटी A² है, इसको भी फैलाया तो इसकी भी रोशनी गई, इसको भी जलाया, रोशनी गई और पर्दे पे फैल गई। तो इस पर्दे पर अब हम कुछ हिस्से बना लेते हैं। हमने कुछ अपने हिसाब से कुछ पट्टियाँ बना ली, तो देख लिया, आप ऐसे समझे। अब क्या हुआ कि इसकी जी एनर्जी यहीं गिर रही है, इसकी एनर्जी भी यहीं गिर रही है, तो इसका मतलब है इस पर्दे पर हर तरफ 2A एनर्जी होनी चाहिए, मतलब हर हिस्से पे एनर्जी गिर रही है। तो यहाँ भी एनर्जी 2A² होनी चाहिए, यहाँ भी 2A², यहाँ भी 2A²। तो जितने भी आपने हिस्से अपनी तरफ से काल्पनिक रूप से बना रखे हैं, हर तरफ एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 2A²। ठीक है, नॉर्मल तरीका। लेकिन यहाँ यही नहीं होता है। अगर इन दोनों लाइट सोर्स से निकलने वाली जो वेव्स हैं वो कुछ शर्तें पूरी कर रही हैं, जो इंटरफेरेंस की शर्तें हैं, जैसे वेव्स का कोहेरेंट होना, उनका मोनोक्रोमेटिक होना, एक दिशा में चलना, उनके एम्पलीट्यूड का लगभग बराबर या लगभग बराबर होना, ऐसी कुछ शर्तें हैं, 4-5 शर्तें, उनकी पोलराइजेशन की स्टेट सेम होना, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं, आपका बेसिक है वो 12th से। तो इन शर्तों के साथ अगर हमारी वेव्स जाती हैं
और जब दोनों एक साथ पर्दे पे गिरती हैं तो ये 2a स्क्वायर वाला डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, बल्कि इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ऐसा होता है कि ये जो 2a स्क्वायर है इसकी a स्क्वायर एनर्जी इधर चली गई, a स्क्वायर एनर्जी इधर आ गई, तो यहाँ से 2a स्क्वायर एनर्जी शिफ्ट हो गई और शिफ्ट होकर के वो इस तरफ आ गई, इस पड़ोस में। वैसे इसके पास आ गई तो इसके पास ऑलरेडी 2a स्क्वायर एनर्जी थी, यहाँ से मिल गई तो 3a स्क्वायर हो गई। ऐसा इधर से भी हुआ, इधर से भी a स्क्वायर एनर्जी मिल गई, तो ओवरऑल इस हिस्से में कितनी एनर्जी हो गई, 4a स्क्वायर। तो ये हिस्सा जो है वो बड़ा चमकदार हो गया। फिर लेकिन ये वाले हिस्से की एनर्जी शिफ्ट कर गई तो इस हिस्से से गायब हो गया। फिर ऐसा ही इसके साथ हुआ, यहाँ पर भी एनर्जी दाएं बाएं से आ गई, यहाँ गायब हो गई, यहाँ भी एनर्जी दाएं बाएं से आ गई और बीच वाले हिस्से से एनर्जी गायब हो गई। तो ये जो हो रहा है सुपरपोजिशन, वेव के सुपरपोजिशन की वजह से यहाँ एनर्जी लॉस नहीं हो रही, एनर्जी लॉस हो भी नहीं सकती लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से, लेकिन वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन उसका हो सकता है। और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कुछ हिस्से हमें ऐसे दिखते हैं जिनकी चमक बहुत ज़्यादा होती है, इनको हम ब्राइट रीजन्स कहते हैं, और उसके बीच में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पे चमक होती ही नहीं है, लगभग नहीं होती है आइडियली, तो उसको हम डार्क हिस्से कहते हैं। क्योंकि हम समान रूप से इस तरह पट्टियों का बात करते हैं तो इसको कहते हैं कि फ्रिंज है, पट्टियाँ हैं। तो ये डार्क फ्रिंज है, जो ये बीच वाला पोर्शन है ये डार्क फ्रिंज है, और जहाँ ये वाइट कलर चौक हमने जहाँ पर रगड़ी है ये हमारे ब्राइट रीजन है, और बीच वाले हिस्से जो है ये डार्क रीजन है। तो डार्क फ्रिंजेस है और ब्राइट फ्रिंजेस है। तो व्हाट इज इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस ऑप्टिकल एनर्जी। तो ये हमेशा होता है। तो आपने कहा इस समय कमरे में दो बल्ब जल रहे हैं, इधर सामने मेरे एक वाइट बल्ब जल रहा है और ऊपर जल रहा है वाइट बल्ब। तो अब आप कहोगे कि सर ऐसा है आपके यहाँ दो बल्ब जल रहे हैं, लेकिन इस बोर्ड पर हम पट्टियाँ बनते हुए क्यों नहीं देख रहे हैं? तो बच्चों मेरा इसका सीधा सा कहना ये है कि अध्यारोपण तो हो रहा है, सुपरपोजिशन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वो सुपरपोजिशन कोहेरेंट वेव से नहीं हो रहा है। ये दो बल्बों से निकलने वाली लाइट कोहेरेंट नहीं है। कोहेरेंट ना होने की वजह से इस समय आपके जो बोर्ड है, इस बोर्ड पर एक सेकेंड में आप कह सकते हो 10 to 14 टाइम्स, एक सेकेंड में 10 to 14 टाइम्स, कितना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार करोड़ हजारों लाखों करोड़ इतनी बार ये डार्क फ्राइन, ये जो डार्क है ब्राइट और डार्क हो रही है, इनमें फ्लिकरिंग हो रही है बहुत, जैसे ये अपनी लोकेशन को चेंज कर रहे हैं। तो जो हिस्सा डार्क का है वो एक सेकेंड में 10 to power 14 टाइम ब्राइट होता है, फिर डार्क होता है, फिर ब्राइट होता है, फिर डार्क होता है। फ्रिक्वेंसी है, ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी की बात हम कर रहे हैं। इतनी तेजी से इस समय बोर्ड पर आपके डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस चेंज हो रही हैं आपस में कि आपको हर तरफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी दिखाई पड़ती है। तो जब भी हम कमरों में बल्ब जलाते हैं, 2, 4, 6 जो जलाते हैं, इंटरफेरेंस हम क्यों नहीं देखते? क्योंकि सारे बल्ब कैसे होते हैं, इनकोहेरेंट होते हैं। दे आर नॉट दी कोहेरेंट लाइट सोर्सेस। तो कोहेरेंट लाइट सोर्स अगर कोहेरेंट लाइट सोर्स होते तो सर्टेनली आपको इस कमरे में इस बोर्ड पर काली चमकीली पट्टियां बनती हुई दिखाई पड़ती। यानी कि इनकोहेरेंट होने की वजह से हम इस समय क्या देख रहे हैं? हम इस समय एक अनसस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न देख रहे हैं। तो आप मुझे देख पा रहे हो, मेरे चेहरे पे आपको लाइट दिख रही है, इस बोर्ड पे आपको लाइट दिख रही है, और लाइट में काली सफ़ेद पट्टियों में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो इन लाइट सोर्सेस की वजह से इंटरफेरेंस हो रहा है दैट इज़ ऑफ इन अनसस्टेन्ड टाइप का। सस्टेन कब होता? जब ये लाइट सोर्स कोहेरेंट होती, तो आपको यहाँ चमकीली पट्टियाँ जहाँ हैं वहीं दिखी रहती और आप इसको बाकायदा देख पाते। थोड़ी देर देखने के बाद आपको दिखती कि हाँ देखो यहाँ पर बोर्ड पर काली चमकीली पट्टियाँ दिख रही हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बट रीडिस्ट्रीब्यूशन बहुत तेज़ी से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, इस वजह से हम इस कमरे में नहीं देख पाते। इसको बच्चों थोड़ा सा आपको और ध्यान से पढ़ना है। इस टॉपिक को हम और ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स की इस ब्रांच, इस यूनिट को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपके पास कई सारे प्रैक्टिकल हैं जो कि ऑप्टिक्स के ही टॉपिक से जुड़े हुए हैं। आपको अपनी डार्क रूम होगा, आपकी जो लैब है उसमें डार्क रूम होगा, उस डार्क रूम में आपको इंटरफेरेंस से जुड़ा हुआ न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट करना होगा, आपको नोडल स्लाइड करनी होगी, आपको पोलैरिमीटर करना होगा, जैसा कि स्टैंडर्ड जो सिलेबस है जो AKTU का है। आपको डार्क रूम में और क्या हो, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग करना होगा, आपको पोलैरिमीटर और
ये है, यही सारे कुछ 4-5 जो हमें अभी याद आ रहा है, ये सारे एक्सपेरिमेंट होंगे जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स लैब में करने होंगे। तो जब आप ये सब कर रहे होगे तो जब एग्ज़ाम आप दोगे तो एग्ज़ाम कैसे होता है, एग्ज़ाम में जैसे आपके कुछ इंटरनल मार्क्स हैं, आपके पास कुछ इंटरनल मार्क्स है, आप जो प्रैक्टिकल करते हो उससे आपको इंटरनल नंबर मिलते हैं। फिर आपका एक एक्सटर्नल टेस्ट होता है जिसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, वो आपसे वाइवा लेते हैं और वाइवा लेते हैं और आपकी कॉपी को इवेलुएट करते हैं आपके वाइवा के थ्रू, आपके परफॉर्मेंस के थ्रू। तो जब आप वाइवा की स्टेज में जाओगे तो वाइवा में क्या होगा, वाइवा में वो आपके जो टीचर आते हैं बाहर के एक्सटर्नल एक्सपर्ट जो आते हैं वो आपसे यही पूछते हैं, ऐसे सवालों को पूछते हैं कि क्या इंटरफेरेंस ऐसे ही हो सकता है या इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या हो सकती है, कोहेरेंसी होती क्या है, लैब में कैसे तुम कोहेरेंट बना रहे हो, तुम्हारे पास क्या सोर्स है, किस तरह का बल्ब यूज कर रहे हो, जो बल्ब है वो पीले रंग का है, इसका क्या मतलब है, उसका नाम क्या है, क्या हम बल्ब की जगह पे मरकरी लैंप लगा दें या एलईडी लगा दें या ट्यूबलाइट लगा दें तो क्या कर पाएंगे, क्या इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्या 2 ट्यूबलाइट जलाने से इंटरफेरेंस नहीं होता, सस्टेन आपने कहा नहीं होता है लेकिन अनसस्टेन होता है, तो कहेंगे ठीक है व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेन कब होता है। तो इस तरह से वो एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है, तो वो भी आपके लिए लिखित के जितना ही महत्वपूर्ण है, उसको भी आप इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर लैब नहीं जाते रहे हो किन्हीं वजहों से तो लैब को जाओ, देखो, एक्सपेरिमेंट करना सीखो और वाइवा भी तैयार करो। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये 2 तरफा है, आपको थ्योरी मदद मिलेगी, आपको थ्योरी में इससे लॉन्ग क्वेश्चन करना पड़ेगा, आपको थ्योरी में इसमें जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो मिलेगा, और साथ ही साथ वाइवा जो आपका है, आपको जो लैब हो रहा है उस लैब के भी चीज़ें आपको यहाँ से आपके तैयार हो जाएंगी। तो थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा और इनको प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। तो हमने क्या पाया कि डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। अब मैथमेटिकली अगर हम इसको देखना चाहें देन व्हाट डू यू मीन बाय हाउ यू कैन एक्सप्रेस मैथमेटिकली द फॉर्मेशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस एंड ब्राइट फ्रिंजेस, कैसे बनाओगे, तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक टर्म यूज करेंगे, पाथ डिफरेंस। देखो भाई, पाथ डिफरेंस की बात करते हैं। जैसे अगर हमने एक रास्ता बनाया और इस रास्ते पर हमने कुछ वेव बनाई, कोशिश करेंगे कि वेव हम बराबर बनाए इस तरह से। मान लो ये रास्ता है, अब जरा देखो यहाँ ये जो डिस्टेंस है कितना है, लैम्डा, ये डिस्टेंस है लैम्डा, फिर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लैम्डा, ये डिस्टेंस भी लैम्डा, रिपीटिशन हो रहा है ना यहाँ पर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, वैसे ये डिस्टेंस भी है लैम्डा। तो जो पूरी पाथ है ए से लेकर के बी तक का जो पूरा पाथ है ये 1 2 3 4 लैम्डा के बराबर ये पाथ है। तो आपका एक पाथ बनाया गया जिस पे रे जा रही है और रे को आपने दिखाया कि इस रे की ए से बी तक की लंबाई 4 लैम्डा है। आपको लैम्डा मालूम है तो 4 से मल्टीप्लाई करके इसकी लंबाई को आप मीटर में निकाल सकते हैं। चलो एक दूसरा रास्ता है सी से लेकर के बी तक जाने का, ठीक है। चलो इसमें भी देखते हैं। अब आप देख रहे होगे कि ए बी जो लंबाई है वो ये जो लंबाई है वो, और जो सी से लेकर के बी तक की लंबाई है रास्ते की अलग अलग है। तो जरा देखें कैसे है, 1 2 3 4 5। तो यानी कि इसकी लंबाई 1 2 3 4 5, तो ये पूरा रास्ता कितना लंबा है, 5 लैम्डा इसकी लंबाई है। तो अगर हम कहें कि डिस्टेंस या लेंथ ऑफ सी बी माइनस लेंथ ऑफ ए बी इज 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, दैट इज लैम्डा। तो हम इस चीज़ को क्या कहेंगे, इस चीज़ को कहेंगे, ये 2 रास्तों का अंतर है, इसे कहेंगे पाथ का डिफरेंस, इसे कहेंगे पाथ डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड द पाथ डिफरेंस। और ये देखो पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा है। और एक चीज़ जरा यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हो रहा है, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो जब वेव पॉइंट बी पे मिलती है तो ऐसा है कुछ कि पॉइंट बी पर हम जूम करके बनाए तो कुछ ऐसी है, एक वेव आके यूं मिली, यानी वेव की पॉजिटिव साइकिल थी, ये वेव की निगेटिव साइकिल थी। दूसरी वेव जो आके मिली वो भी ऐसे मिली कि उसका भी निगेटिव साइकिल बी पे मिला। तो ये ऐसी स्थिति है कि जैसे एक वेव है, इसकी पॉजिटिव साइकिल निगेटिव साइकिल पॉजिटिव साइकिल, एक दूसरी वेव है, इसकी पॉजिटिव साइकिल निगेटिव साइकिल पॉजिटिव साइकिल।
तो इसका भी पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे दिख रहा है, इसका पॉजिटिव साइकिल बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तो आप देखोगे इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है हमारा 0, बिकॉज दे बोथ हैव द पॉजिटिव साइकिल, है ना। ये अप है, इसको 1, इसको ये कहो, ये है अपोजिट इस तरह से, तो ये इस तरह से वेव चल रही है, तो दोनों का सेम फेज है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों सेम फेज में मिल रही है। अब आप इस एंगल को मत देखेंगे यहाँ एंगल थीटा है, नो, दैट इज नॉट द इशू। इशू ये है कि जब दोनों मिलेंगी वेव तो उनके निगेटिव साइकिल एक दूसरे से मिलेंगे। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन। अगर हम एक बहुत बेसिक सा डायग्राम आपने 12th में देखा होगा कि जैसे दो वेव्स हैं इस तरह से, अगर ये दोनों वेव इसी तरह से सेम फेज में, मतलब इनका पॉजिटिव, इनका नेगेटिव, इनका पॉजिटिव मिलेगा, तो रिजल्टेंट वेव जो बनेगी उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये दोनों प्लस प्लस में मिलेंगी तो ये जो पूरा एम्पलीट्यूड है ये वाला वो इन दोनों से सम से बनेगा। ऐसे ये माइनस भी इन्हीं टर्म को यूज करके ये बनाया जाएगा। और अगर दो वेव मिलती हैं इस तरह से, एक ऐसे है और दूसरी वेव आपकी इस तरह से है, तो देखो जब इसका प्लस था इसका माइनस था, जब इसका माइनस था इसका प्लस साइकिल था, इसका प्लस साइकिल था इसका माइनस हाफ साइकिल था। तो जब दोनों मिलेंगी तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगी और आपकी जो आउटपुट होगा वहाँ कोई वेव नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ एक दूसरे को एक तरह से मतलब कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो कैंसिल आउट होने की वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर इसे हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और बेसिकली जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वही डार्क फ्रिंज बनाता है, और जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ ब्राइट फ्रिंज बनती है। तो इस डायग्राम में आपने ये देखा, अगर दो रास्तों पर हम वेव फॉर्म बनाएं तो और अगर उनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो हमेशा उनके सेम फेज की ही साइकिल मिलेगी, सेम फेज की साइकिल मिल रही है। दोनों में निगेटिव साइकिल, दोनों में निगेटिव हाफ साइकिल मिल रही है, या दोनों पॉजिटिव हो तो दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलती है। यानी कि ये कौन सी स्थिति बता रही है, यहाँ पर जो सेम फेज में जैसे यहाँ हो रहा है ऐसा ही कुछ मिलन हो रहा है, तो यहाँ पर आपका बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन कहने का मतलब है यहाँ पर क्या बन जाएंगी, यहाँ पर बनेगी ब्राइट फ्रिंज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपकी क्या बन जाएंगी, ब्राइट फ्रिंज। तो इस तरह से हमने ये पाया कि पाथ डिफरेंस, अगर पाथ डिफरेंस हमारा लैम्डा है, ऐसे ही लैम्डा भी हो सकता है, 2 लैम्डा भी हो सकता है, 3 लैम्डा भी हो सकता है, 4 लैम्डा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है रास्ते पर। जैसे एक रास्ता ये है तो ये हो गया 1 2 3 चलो तो 3.5, तो 3.5 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और 3.5 है। तो ये रास्ता ए से लेकर के बी तक का है। चलो एक रास्ता हम यहाँ से बनाते हैं, एक पॉइंट सी यहाँ से लेते हैं ऐसे। अब इस पे देखते हैं 1 2 3 4 5, जस्ट इस तरह से। अब देखो यहाँ पर इस जगह पर जरा जूम करके हम देखें तो जूम करके ये पाएंगे कि यहाँ पर वेव आके मिली इस तरह से और दूसरे रास्ते पर वेव आके मिली इस तरह पे। तो पॉइंट बी पर इस वेव का पॉजिटिव हाफ साइकिल था, इसका निगेटिव हाफ साइकिल की था। ये स्थिति कुछ इस तरह की थी। और तो इस पॉइंट बी पर क्या होगा, 0 इंटेंसिटी होगी और यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो गया, विनाश हो गया। किसका विनाश हो गया, विनाश तो नहीं कहेंगे, ऊर्जा का विनाश, डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। असल में यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, फिसल करके वो एनर्जी कह लो अगल बगल चली गई। तो खैर जो नाम रखा गया उसी को हम भी फॉलो करते हैं। दिस इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन। और ये किसको दिखा रही है, ये दिखा रही है कि यहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगी। तो ये कब हुआ है, जब डिफरेंस कितना था, यहाँ 1 2 3 3.5, यानी कि यहाँ था 3/2 लैम्डा और इधर कितना था 1 2 3 4 5, इधर था 5 लैम्डा। तो 5 लैम्डा में से 3.5 लैम्डा घटाओगे तो कितना हो जाएगा 1, इतना लैम्डा, इतने लैम्डा का अंतर है। थोड़ा ठीक से कर दे, इससे कहेंगे 3/2 लैम्डा। तो आप देख रहे हो कि अगर दो पाथ से जाने वाली वेव का
डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, यानी लेंथ ऑफ दिस पाथ माइनस लेंथ ऑफ दिस पाथ इज 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, या इन जर्नल n लैम्डा, n इज नंबर 1 2 3 4। तो वो क्या बनाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये हमारा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन होगी। हम थोड़ा शॉर्ट में जल्दी जल्दी में लिखे दे रहे हैं, आप प्लीज़ इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन बना रहे हैं, एन लैम्डा होगा तब। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हो जब ये फेज डिफरेंस होगा 1/2, ऐसे 3/2, ऐसे ही 5/2 लैम्डा, ऐसे ही 7/2 लैम्डा, इस तरह से होता जाएगा। तो ये कौन सा इंटरफेरेंस बनेगा, ये बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी डार्क फ्रिंज। तो इसको थोड़ा सा हम जनरलाइज कर दें, अगर 2n+1 λ/2 ये होगा तो ये सारी वैल्यू आ जाएंगी। जरा देखो n बराबर आपने मान लो रखा 0, सपोज 0 शुरू करो, तो 0 रखा तो क्या हुआ, अच्छा यहाँ भी हो सकता है ना कि ना लैम्डा हो, दोनों 0, पार्ट डिफरेंस, तो n यहाँ भी 0 हो सकता है। जैसे यहाँ n 0 रखोगे तो ये 0 होगा तो कितना बचेगा 1 × λ/2 यानी हाफ λ/2। n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 × 2 2 2 + 1 3 3/2 यानी ये वाला कंडीशन, और 5/2 ये वाला कंडीशन, 7/2 ये वाला कंडीशन। तो इस तरह से हमने क्या पता किया कि डार्क बनने के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए 2n+1 λ/2, और ब्राइट बनने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए n लैम्डा। ये दो जरूरी चीज़ें हम लोगों ने इतने डिस्कशन के बाद निकाली, और मैंने कोशिश की है कि इन चीज़ों को ग्राफिकली आपको एक बार फिर से बताया जाए। थोड़ा सा इस अभी देखो, अभी भी हमने अपना मेन कोर्स शुरू नहीं किया है। इस यूनिट का जो मेन सिलेबस है अभी तक हम शुरू नहीं किए। कल भी हम इसकी बेसिक्स पर ही थे और आज भी हम इसकी बेसिक्स पर ही कहें। अब चूंकि आप लोग इसको पढ़ के आए हैं, आप लोगों ने ये पढ़ा है इससे पहले क्लासेस में, 12th में पढ़ के आए हैं, तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा और स्पीड में इसको जल्दी जल्दी हम बता रहे हैं, जस्ट टू रिफ्रेश द थिंग्स। हम ये मान के नहीं पढ़ा रहे हैं आपको कि आप 12th के बच्चे हो। अगर आप 12th के बच्चे होते, आप ऐसे बच्चे होते जो पहली बार ये सब चीज़ें पढ़ रहे होते, तो शायद इसको हम और भी कुछ ही और तरीके से थोड़ा और बेसिक से लॉजिक पर और बचपने वाले लॉजिक पे जा कर के हम इसको कुछ डायग्राम और फंडामेंटल बना के बताते। लेकिन इस लिहाज से कि आपको ये 12th पास आउट हो आप लोग, तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो जस्ट एक रिफ्रेश करने के लिए हमारा ये पूरी एक्सरसाइज थी। तो आपने देखा हम सब कुछ यहाँ से साफ कर देंगे। अभी हम इसमें कुछ नहीं छोड़ेंगे बोर्ड पर, केवल वो बॉक्स छोड़ करके, क्योंकि उस बॉक्स में जो लिखा है हमने वो हमारे इंटरफेरेंस की मूल आत्मा है। इसी पे ही सारी मैथमेटिक्स इसी के ही कंडीशन के इर्द गिर्द घूमेगी। एक चीज़ और, पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस दो टर्म होते हैं। एक फॉर्मूला होता है पाथ डिफरेंस, अगर हम दिखा रहे हैं डेल्टा एक्स से, दिस इज द पाथ डिफरेंस, और डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस दो है, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, इनमें एक रिलेशन होता है, इसमें एक संबंध होता है। डेल्टा एक्स इज लैम्डा अपॉन 2 पाई डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई इज 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। ये भी दो महत्वपूर्ण रिलेशन है। बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कई बार, हो सकता है आप लोगों में ना हो, लेकिन एक जनरल बात करें कि कई बार सोचते कहाँ सर 2 बाई लैम्डा होगा, कहाँ λ/2 पाई होगा, तो कई बार वो उल्टा लिख देते हैं। वो लिख देते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा फाई। ये गलत है। अब आप याद करें क्या इसके लिए? नहीं भाई, इसके लिए याद नहीं करना है। इसके लिए हमें डायमेंशनल एनालिसिस वाली अपनी बुद्धि याद करनी है, जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस में सीखी थी। डायमेंशनल एनालिसिस की बेसिक थ्योरी ये कहती है कि इक्वल टू के इर्द गिर्द, यानी इक्वल टू के दाएं बाएं सेम यूनिट की क्वांटिटी होंगी। तो इक्वल टू के बाएं इस तरफ डेल्टा एक्स है, x इज द पाथ लेंथ, यानी कि ये लेंथ की यूनिट है। तो डेल्टा x लेंथ की यूनिट है, और लेंथ की यूनिट किस में हम नापते हैं? MKS सिस्टम के हिसाब से लेंथ की यूनिट मीटर होती है।
तो राइट साइड में भी क्या होनी चाहिए, लेंथ की यूनिट। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ लेमडा तो लेंथ की यूनिट है, 2 पाई इज एंगल, रेडियन वगैरह का मामला है, फाई भी हम रेडियन में लिख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अगर लेफ्ट में मीटर है तो राइट में भी आपको ऐसे लिखना है लेमडा बाई 2 पाई को कि मीटर में रहे। तो लेमडा मीटर में है, 2 पाई की डायमेंशन इस फाई से कट जाएगी भाई, ये भी कुछ एंगल आएगा, ये भी कुछ एंगल होगा, एंगल एंगल कट गया तो ये दोनों जब कट जाएंगे तो राइट साइड में डायमेंशन किसकी बचेगी, लेमडा की, जो कि लेंथ की होती है मीटर की। तो ये याद रखो, अगर लेफ्ट में x लिखा है जिसकी डायमेंशन मीटर है तो राइट में भी आपको मीटर की डायमेंशन वाला वेवलेंथ वाला टर्म ऊपर रखना चाहिए। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ लेफ्ट में फाई है, फाई आप एंगल के फॉर्म में नापो, आप डिग्री में नाप रहे हो, आप रेडियन में नाप रहे हो, जो भी नाप रहे हो। तो अगर लेफ्ट साइड में एंगल वाला हिस्सा है तो राइट साइड में भी एंगल वाला हिस्सा ही बचा होना चाहिए। और देखो लेमडा की डायमेंशन और डेल्टा एक्स की डायमेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो राइट साइड में ये डायमेंशन गायब हो जाएंगी, सिर्फ एंगल का बचेगा। यहाँ पर देखो एंगल की डायमेंशंस गायब हो जाएंगे, सिर्फ डिस्टेंस का टर्म बचेगा। तो जब कभी आप इस तरह से फॉर्मूले लिखो तो बजाय तुक्का लगाने की हो गया लेमडा बाई 2 चल गया तो चल गया, ऐसा नहीं है। यू शुड फॉलो दिस रूल, डायमेंशन एनालिसिस को आप यहाँ पर यूज करने की कोशिश हमेशा करते रहिएगा, तभी आप इस फॉर्मूले को कभी भी गलत नहीं लिखोगे और कभी भी याद करने की भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में ये संबंध आ गए, तो हमने ये कहा अब हम एक बॉक्स बना सकते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, बहुत ज़रूरी बॉक्स है, पूरी इंटरफेरेंस की थ्योरी में सबसे ज़रूरी बॉक्स है मेरे ख्याल से। ये हो गया ब्राइट और ये हो गया डार्क। ब्राइट और डार्क से मतलब ब्राइट और डार्क फ्रिंजों से है, ठीक है। और यहाँ पर है पाथ डिफरेंस, यहाँ है फेज डिफरेंस। तो ब्राइट फ्रिंज बनने के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लेमडा, ओके। और डार्क फ्रिंज बनने के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n+1 लेमडा बाई 2, ओके, ये होना चाहिए। अब जरा इस फार्मूले से सोचो, अगर आपको पाथ डिफरेंस मालूम है तो फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, और डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स है n लेमडा। तो n लेमडा, लेमडा लेमडा कैंसिल हो गया, तो आपके पास डेल्टा फाई बचेगा 2n पाई, तो आप इसे लिखोगे 2n पाई। तो अगर हम कह रहे हैं किसी जगह पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो इसका मतलब है जब उस जगह पर दो वेव्स आके मिल रही हैं तो उन दोनों वेव के जो रास्ते हैं, जिन रास्तों से वेव आई हैं, उन रास्तों की लंबाई कुछ इस तरह से होगी कि जहाँ दोनों वेव मिल रही हैं वहाँ पे उनका पाथ डिफरेंस n लेमडा होगा, n में भी 1 2 3 0 ऐसे हो सकता है। या अगर हम पाथ की बजाय फेज के टर्म में बात करें तो इसका मतलब है जब वो दोनों वेव मिल रही होंगी तो उनमें फेज डिफरेंस 2n पाई होगा, यानी कि या तो 0 होगा या 2 पाई होगा या 4 पाई होगा, n की वैल्यू 1 2 3 रखते चलाओ उस हिसाब से, ओके। आज अब इसके लिए सोचो, इसके लिए क्या होगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n, ऐसे फार्मूला क्या है 2 पाई बाई लेमडा, और इधर 2n+1 लेमडा बाई 2, लेमडा लेमडा कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n+1 पाई, 2n+1 पाई, ऑड नंबर है, ठीक है ना, देख रहे हैं कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा, लैम्डा बाई 2, ठीक है। सो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कब हमारा फेज डिफरेंस किस स्थिति में हम डार्क फ्रिंज पाते हैं और किस स्थिति में ब्राइट फ्रिंज पाते हैं, उन स्थितियों के दौरान फेज डिफरेंस की कंडीशन क्या होती है और पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या होती है, ये आपने यहाँ से सीखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और इन सारे फार्मूलों को आपको याद रखना चाहिए। चलिए, इसको करने के बाद अब हम आते हैं कोहेरेंट सोर्सेस से तो आगे बढ़ करके अब हम आते हैं अपने थिन फिल्म इंटरफेरेंस के टॉपिक पर। हमारा जो अगला टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थिन फिल्म इंटरफेरेंस।
और थिन फिल्म इंटरफेरेंस की घटना आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखी है। जब भी आप साबुन के बुलबुले को फुलाते हो और उसमें रंग तैरते हुए देखते हो तो वो असल में थिन फिल्म इंटरफेरेंस का एक एग्जाम्पल है। आप जब कभी पानी सतह पर, किसी सतह पर पानी गिरा हुआ देखते हो, तेल फैला हुआ है, अब वो तेल कुछ भी हो सकता है, कोई भी किस्म का तेल हो सकता है, ऑयल फिल्म कहीं बनी हुई है, तो उस बनी हुई ऑयल फिल्म को आप उसमें जो रंग तैरते हुए देख रहे हो वो भी इंटरफेरेंस, थिन फिल्म इंटरफेरेंस का ही एग्जाम्पल है। दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि हम आम जीवन में आसानी से देख सकते हैं। तो होता कैसे है, हमें इसकी थ्योरी समझनी है और इस थ्योरी में हमें एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी चीज़ समझनी है, इस थ्योरी को पढ़ने के दौरान हम कुछ अच्छे से ऑप्टिक्स के रिजल्ट्स जो है, जो स्टडीज़ हैं, उनको काम करता हुआ देखते हैं। रिफ्लेक्शन को भी हम काम करता हुआ देखते हैं, हम यहाँ पे स्टोक लॉ को काम करता हुआ देखते हैं, हम यहाँ पर पाथ डिफरेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रोल को काम करता हुआ देखते हैं। तो ये जो पूरी स्टडी है ये अपने आप में एक तरह से आप कह दो, मैं हम लोग शो ऑफ करेंगे कि हाउ द रोल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उभर के कैसे आता है, कैसे स्टोक लॉ उभर के बाहर आता है। Okay, before starting this derivation, this important derivation, let me explain the Stokes law. एक स्टोक लॉ हम समझ पा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टोक्स लॉ, हालांकि स्टोक्स में एस उनके नाम में ही था, अपोस्ट्रोफी एस। स्टोक्स लॉ, स्टोक ने क्या देखा कि जब हम लाइट को रिफ्लेक्ट कराते हैं, जैसे मान लो कि ये एक कांच है, कांच पे लाइट गिरी और लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। कांच कठोर माध्यम है, तो हम कांच कैसे कहेंगे? ग्लास इज अ डेंस मीडियम, एयर इज अ रेयर मीडियम, है ना। रेयर मतलब यहाँ मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, और जो कांच है, ये कांच है, कांच के अंदर मॉलिक्यूल पास पास है, तो ये हमारा कांच है, डेंस है हमारा कांच। अच्छा, लेकिन कांच के अंदर ट्रांसपेरेंसी की प्रॉपर्टी है, तो डेंस होने के बावजूद भी जब इस पे लाइट गिरती है तो लाइट इस तरह से अपने रास्ते से डेविएट होकर के इसके अंदर चली जाती है। अंदर लाइट जा रही है, और जब अंदर यहाँ पहुँचेगी तो फिर इसको एक बाउंड्री मिलेगी। यहाँ बाउंड्री में इधर ग्लास होगा और इधर एयर होगी, यानी कि इधर डेंसर मीडियम होगा, इधर रेयर मीडियम होगा। यहाँ पर अगर कोई खड़ा इंसान है वो देखेगा कि देखो एक रे है जो किसी डेंस मीडियम से आ रही है, और आ करके वो फिर कहाँ प्रवेश बाहर निकलती है, आ करके वो किसी रेयर मीडियम यानी एयर में जा रही है। तो अगर यहाँ अंदर कोई खड़ा है, तो वो देखेगा एक रे रेयर मीडियम से आई, मतलब एक ऐसी जगह से जहाँ मॉलिक्यूल दूर दूर थे, और टकरा करके एक कांच के अंदर एक डेंसर मीडियम में चली गई। अगर आप यहाँ खड़े होकर देखोगे तो आपको लगेगा कि अंदर ही अंदर एक डेंसर मीडियम से लाइट रे आ रही है और वो रेयर मीडियम में जा रही है। एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है जो देख रहा है कि एक रे हवा से आई, कांच से टकराई और हवा में चली गई। ये रिफ्लेक्शन है, हम सब ने पढ़ा है। ये हिस्सा रिफ्लेक्शन कहलाता है, जो कहता है कि ये एंगल बराबर होगा, और इस डेंस मीडियम में अंदर प्रवेश करने की घटना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, और उसमें स्नेल लॉ वगैरह वो सब काम करते हैं। अगर एयर की बात करें तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माना जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की परिभाषा कैसे दी जाती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की परिभाषा ये दी जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, इसको ऐसे देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट की ही वलीय होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिस मीडियम की बात कर रहे हो।
तो फ्री स्पेस मतलब हम एक तरह से मोटे मोटे तौर पे फ्री स्पेस का मतलब हम बिल्कुल अनंत पे नहीं जा रहे हैं, हम हवा को ही एक तरह का फ्री स्पेस मानते हैं, जस्ट अप्रॉक्सीमेशन के तहत। या कह लो कि जब हवा इतनी ज़्यादा घनी नहीं है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, तो अगर अंतरिक्ष में प्रकाश चल रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो जब वो हवा में चलता है तो भी उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है। भले ये जो इलाका है, जो हमारी हवा है, इसमें यहाँ पहले फ्री स्पेस यानी अंतरिक्ष में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब अंतरिक्ष से हवा में आती है तो हवा में कुछ मॉलिक्यूल मिलते हैं, लेकिन ये डेंसिटी ऐसी इतनी कम है, इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है कि ये इस प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव डाले, सिग्निफिकेंट प्रभाव डाले। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारा मीडियम एयर है तो उस समय वेलोसिटी ऑफ लाइट जो फ्री स्पेस में होती है वो भी c होती है, और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर में होती है वो भी c होती है, दोनों कट करके 1 आता है। बहुत प्रिसाइसली अगर देखोगे तो ये 1.000 समथिंग होता है, यानी कि थोड़ा बहुत तो असर पड़ता है वेलोसिटी की हवा में आने पर, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में जहाँ आप इस तरह से बात कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, वहाँ पर ये दशमलव के दूसरे तीसरे चौथे स्थान पे कुछ है तो उसको हम जनरली हटा सकते हैं, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया। लेकिन कांच के साथ ऐसा नहीं, कांच में मॉलिक्यूल ठोस है, कांच एक ठोस माध्यम है, वहाँ मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। जो पास पास मॉलिक्यूल होते हैं तो जब प्रकाश उसके अंदर जाता है कांच के अंदर तो वो स्लो हो जाता है, उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट वाली 3 × 10⁸ नहीं रहती, वो स्लो हो जाती है। अब जब वो स्लो हो जाती है तो फिर उसी स्लो होने की वजह से वो डेविएट भी हो जाती है, रिफ्रैक्शन भी होता है। तो वहाँ फार्मूला क्या होता है कि अगर हम ग्लास की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास। ग्लास के अंदर प्रकाश का वेग कितना है वो आप निकाल लो और उसको c से डिवाइड कर दोगे, तो जाहिर सी बात है c ज़्यादा होता है, v से भी तो कम हो गया है, तो किसी ज़्यादा चीज़ को कम से डिवाइड करोगे तो 1 से ज़्यादा आएगा। तो सबसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 एयर के लिए, और इसके लिए कितना है 1 से ज़्यादा होता है। अब क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो जाता है तो इसका मतलब वो ऐसा कि आप एक ऐसे मीडियम की बात कर रहे हो जहाँ प्रकाश वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी तेज चले, तो फिर तो हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जद में पहुंच जाएंगे और वहाँ हमें चीज़ें अलग से दिखना शुरू होंगे। तो खैर उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर हटा करके लिखते हैं इसका। अब मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, डिवाइड करने पर 1.3 आया। तो यहाँ पर हम कहते हैं जो ये मीडियम है इसे कहा गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए है, ए इज़ फॉर एयर। ओके, ये जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी है, बी एयर, बी मतलब ग्लास या पानी या माइका की शीट, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अब एक चीज़ बच्चों यहाँ पर आपको जो समझनी स्टोक लॉ में वो ये है कि फेज का मसला कैसा होता है। फेज का मसला कैसा होता है तो मैं एक अलग डायग्राम बना रहा हूँ जस्ट टू रिप्रेजेंट द थिंग्स इन मोर क्लियर वे। दिस इज द पिक्चर, दिस इज मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी, दिस इज मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए। अब देखो यहाँ पर ये है कि एक लाइट जा रही है इस तरह से, ये यहाँ पहुंची, उसके बाद फिर वो इस मीडियम में जाना होगा, ऐसे चली जाएगी। क्या देख रहे हो, ये देखो बिल्कुल कंटिन्यूटी, यहाँ कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हुई, ये ऐसे, हाँ रास्ता थोड़ा मुड़ गया क्योंकि डेंसर मीडियम में नॉर्मल की तरफ झुकती है तो रास्ता सीधा ना जा करके थोड़ा सा बेंड हो गया, लेकिन देखो ये जो कंटिन्यूटी है, फ्लो है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा है ये। अच्छा, यहाँ एक और लेयर, अब यहाँ एक और लेयर आती है कांच की, यहाँ टकराया, यहाँ पे, उसके बाद फिर लाइट क्या हुई, यहाँ से ऐसे चली गई, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। तो आप देखो इस एयर से चला, कंटिन्यूटी बनी रही, ग्लास में पहुंची, कंटिन्यूटी बनी रही। अच्छा, ग्लास में थोड़ा वेवलेंथ में चेंज आता है, बस मैंने ड्रॉ नहीं किया बट वो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से वेवलेंथ का चेंज होता है। पर यहाँ हमें कंटिन्यूटी दिखानी है, पर फिर से एयर में गई, थ्रू आउट कंटिन्यूटी कहीं नहीं है। लेकिन स्टोक कहते हैं कि जो रे लौट गई उसके साथ क्या होगा, इस पॉइंट से ऐसे आ जाएगा। क्या देखा, इस जैसे जब यहाँ पे लाइट टकराई थी तो उसका पॉजिटिव साइकिल टकराया था,
जो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई वहाँ पर उसी पॉजिटिव के बाद निगेटिव आता है तो कंटिन्यूटी में निगेटिव हाफ साइकिल चली गई, ठीक है। लेकिन जो रिफ्लेक्ट हुआ है वहाँ क्या हुआ, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल थी जब घूमी तो किस में कन्वर्ट हो गई, निगेटिव हाफ साइकिल में। यानी कि वेव जब गई थी तो टकराई थी इस तरह से और जब रिफ्लेक्ट हुई तो वो ऐसे हो गई होगी। मतलब जब टकराई थी तो निगेटिव हाफ साइकिल थी, जब रिफ्लेक्ट हुई तो पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर टकराते समय पॉजिटिव हाफ साइकिल हुआ है, रिफ्लेक्ट होगी तो उसका निगेटिव हाफ साइकिल हो जाएगा। यानी कि किसी रेयरर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम की बाउंड्री पर जब लाइट टकरा करके रिफ्लेक्ट होती है तो उसके अंदर पाई क्यों, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल ऐसे है, नेगेटिव साइकिल ऐसे है, तो ये पॉजिटिव साइकिल ये नेगेटिव साइकिल कितने का एंगल है यहाँ पर, 180 डिग्री का। तो यहाँ पर जब वो रिफ्लेक्ट हुई तो कितने का फेज डिफरेंस आ गया, यहाँ आप कहोगे कि फेज डिफरेंस आ गया पाई का। अच्छा, अगर पाई का है तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2 पाई, फेज डिफरेंस है पाई, पाई पाई कट गया, लैम्डा बाई 2 का। तो जब लाइट यहाँ से गई टकरा करके वापस लौट गई, हवा से गई, कांच से टकराई हवा में लौट गई, तो कितने का पाथ डिफरेंस आया, लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस आया, या कह लो पाई का फेज डिफरेंस आया। आप यहाँ देख पा रहे हो। लेकिन अगर लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर चली गई तो कोई फेज डिफरेंस नहीं हुआ, ठीक। दूसरी बात, जब किसी डेंसर में चलते चलते रेयर की बाउंड्री से गई तो भी कोई फेज डिफरेंस नहीं हुआ। अगर वो अंदर फिर टकरा जाएगी तो चूंकि ये भी डेंस है, ये रेयर है, तो ये क्या होगा, ये इसी को ही फॉलो करेगी। इसी ये था, ऐसे ही फॉलो करेगी। यानी जैसे इसमें नेगेटिव साइकिल थी तो यहाँ भी नेगेटिव साइकिल होगी। यानी इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। आप जरा समझो, तो समझा क्या गया, निकला क्या, निकला ये कि स्टोक कहते हैं कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर बाउंड्री, अगर रेयरर से डेंसर पर रिफ्लेक्शन होगा तो पाई, तो फेज डिफरेंस आ जाएगा, फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा, या कह लो पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फेज डिफरेंस को हम पाथ डिफरेंस में कह सकते हैं। तो अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है रेयरर टू डेंसर, देन देयर विल बी अ इंट्रोडक्शन ऑफ फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। बट अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है डेंसर टू रेयरर, घने माध्यम से जाकर के कम घने माध्यम की बाउंड्रीज टकरा रही है, तो क्या होगा, नो चेंज इन फेज, यानी कोई पाथ डिफरेंस, कोई फेज डिफरेंस वहां नहीं होगा। और दिख भी रहा है, देखो कितना स्मूथ चल रहा है, कोई कुछ बदलाव हो ही नहीं रहा, बिल्कुल चला गया। ऐसे ही देखो, नेगेटिव हाफ साइकिल थी तो यहाँ से गया तो फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। इस टक्कर में देखो, यहाँ भी नेगेटिव हाफ साइकिल, यहाँ भी नेगेटिव हाफ साइकिल। यानी कि इन दोनों के फेज में क्या था, ये नेगेटिव हाफ साइकिल ऐसे है तो रिफ्लेक्ट होने वाले की भी नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों में डिफरेंस लोगे 0 आएगा, यानी नो फेज डिफरेंस आएगा। बट यहाँ पर क्या हुआ, जब टकराई तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और जब रिफ्लेक्ट हुई तो नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी कि फेज डिफरेंस का अंतर आ गया। आप कहोगे सर कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब कुछ उतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। तो ज़रा समझो, देखो मान लो कि हम एक वेव है, ठीक है, ये हमारा कांच का है। अब एक तरीका ये है कि हम ऐसे गए, ऐसे टकराए, अब इस टकराने के बाद हम ऐसे वापस आ गए। तो हम जैसे गए थे तो हमारी नाक इस तरफ थी, हमारी नाक इस तरफ थी, तो जिस तरफ नाक हमारी थी जब हम लौटे तब भी हमारी नाक वैसे ही है। तो हम इसे कहेंगे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल ही टकराई और पॉजिटिव हाफ साइकिल ही लड़ी और पॉजिटिव हाफ साइकिल ही रिफ्लेक्ट हो गई। यानी कि हम जिस तरफ नाक करके गए थे वैसे ही लड़े और वैसे ही वापस आ गए, नो चेंज इन द फेज। दूसरा तरीका क्या है कि हम गए, इससे टकराए और टक्कर के बाद हम घूम गए और घूम के फिर हम इधर चलना शुरू किए। तो दो तरह से हम टक्कर कर सकते, एक ऐसे गए लड़े और ऐसे ही वापस आ गए। तो जैसा चेहरा हमारा आगे था
और फिर टक्कर समय में भी हमारा चेहरा आगे ही रहा, रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये ऐसा नहीं कि सर यहाँ तो एंगल पे हो रहा है, एंगल का मसला ही नहीं है, यहाँ इस एंगल का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि हम वेव की फेज की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि हम ऐसे गए, तिरछा गए, टकराए और तिरछा ही ऐसे चले गए। तो हम गए इस तरफ और रिफ्लेक्ट इस तरफ हुए, लेकिन हमारा जो ओरिएंटेशन था वो ऐसे ही था, ऐसे गए, टकराए और ऐसे ही हम रिफ्लेक्ट हो गए। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका क्या है, वेव गई, टकराई और टकरा के घूम गई, फिर चलना शुरू की। तो इसमें क्या हुआ कि फेज डिफर कर गया, फेज बदल गया। यही दो तरीके होते हैं टक्कर के। तो इस चीज़ को स्टोक ने सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था, सबसे पहली बार स्टोक ने इसको ऑब्जर्व किया था, और इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू उन्होंने कहा था कि एक एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आ जाता है। हालांकि उन्होंने जो किया था उसमें काफ़ी कुछ ऑब्जर्वेशनल चीज़ें थी, और उसके बाद फिर जब और अच्छी तरीके से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डेवलप हुई, तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप हो गई, तो उसके बाद मैक्सवेल्स इक्वेशन के थ्रू भी इस चीज़ को कंफर्म किया गया कि क्या स्टोक लॉ की हम थ्योरी देख सकते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन से, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से। तो वो भी वहाँ पर देखी गई, बाकायदा उसका एक बहुत अच्छा सा प्रूफ है। और जब आप मास्टर्स वगैरह करते हैं तो आप बहुत डिटेल में उस चीज़ को पढ़ते हैं कि हाउ द फेज इज़ चेंजिंग। इवन आप में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट होंगे, मे बी ये शायद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में ये सेक्शन होता है, तो वहाँ फुल फ्लेज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ाई जाती है। तो जब आप फुल फ्लेज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप वो सब कुछ पढ़ते हैं, वो फ्रेस्नेल इक्वेशन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कंपोनेंट वाइज पढ़ते हैं, एस पोलराइजेशन, एच पोलराइजेशन, एवरीथिंग वेरी डिटेल्ड डिस्कशन वहाँ पर होता है। तो इस तरह से हमने एक चीज़ और सोची कि फेज डिफरेंस केवल रास्तों के अंतर की वजह से नहीं होता कि ये रास्ता छोटा है, ये रास्ता बड़ा है, इसलिए एक फेज डिफरेंस, एक पाथ डिफरेंस आ गया। एक फेज के पलटने से भी एक पाथ डिफरेंस आता है, और वो खास तौर पे उस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हमारी रे बाउंड्री से टकरा करके किसी डेंसर बाउंड्री से टकरा रही हैं, या वो रेरर से जा करके डेंसर से टकरा रही है, या डेंसर से जा करके रेरर से टकरा रही है। इन शर्तों पर निर्भर करता है। तो इस तरह से ये स्टोक लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि जब आप डेरिवेशन करते हो तो कई बार क्या होता है, किताबें हमको सीधे कह देती हैं कि ओके लैम्डा बाई 2 ऐड कर दो या लैम्डा बाई 2 माइनस कर दो। सवाल होता है क्यों कर दें ऐसा भाई, मतलब ठीक है आप बुक है या आपके टीचर है कह रहे हैं तो मान तो लेंगे ही, कुछ कारण होगा, बट दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट एडिशन, एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ लैम्डा बाई 2 टर्म और डिवीजन माइनस सब्ट्रैक्शन ऑफ द लैम्डा बाई 2 टर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, सो अब हमारा जो अगला देखते हैं, जरा क्या समय है। ओके, तो अब जो अगला हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज द पैरेलल थिन फिल्म इंटरफेरेंस। पैरेलल थिन फिल्म इंटरफेरेंस, इसमें हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि हमारे पास एक ऐसी थिन फिल्म है जिसकी दोनों अपर लेयर और लोअर लेयर पैरेलल हैं, बिल्कुल एक आइडियल कंडीशन है, और इधर एयर है, मान लें नीचे भी एयर है, जैसे साबुन का बुलबुला है। जैसे आप सपोज जैसे हमारे पास ये छल्ला है, तो इस तरह से हम एक छल्ला बनाएं और इस छल्ले को साबुन के बुलबुले में, साबुन के घोल में डुबो दें। आपने एक बाल्टी में साबुन घोल बना रखा है, विम वगैरह का घोल बना लिया है, अब उसके अंदर आपने इस छल्ले को डुबोया। जैसे बाहर निकालोगे तो क्या पाओगे, छल्ले में यहाँ पर साबुन की एक वो जो फिल्म बन गई है। अब वो फिल्म को धूप में देखोगे लाइट में, उसमें रंग तैरते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब देखो आप इसको ऐसे देख रहे हो और मान लो आपका मित्र पीछे खड़ा है और इधर से लाइट, मान लो बल्ब जल रहा है, सूर्य इधर से है, तो सूर्य की रोशनी आई, इस फिल्म पे टकराई, टकरा करके आपकी तरफ आई, वो जो लाइट आ रही है आपकी तरफ उसमें इंटरफेरेंस हुआ, तो आपकी आंखों पर वो इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई पड़ा,
आपको रंग तैरते हुए दिखाई पड़े। लेकिन लाइट इसको पार भी कर जाएगी, जो पार करके जाएंगी वो भी इंटरफेयर करेंगी, आपके मित्र को भी दिखाई पड़ेंगी और उसको भी इसके अंदर रंग दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ दो तरह से इंटरफेरेंस हो रहा है, दो जगहों पे हो रहा है, एक रिफ्लेक्टेड पार्ट में, रिफ्लेक्टेड पोर्शन में, एक ट्रांसमिटेड पोर्शन में। तो आप ऐसे खड़े होकर के जो रंग देख रहे हो वो आने वाली लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से है, और वो व्यक्ति जो देख रहा है वो लाइट के ट्रांसमिशन की वजह से। या इसका उल्टा भी हो सकता है, मान लो उधर से लाइट आ रही कहीं से, तो लाइट आई, आप जो देख रहे हो वो ट्रांसमिटेड है, वो व्यक्ति जो देख रहा है वो रिफ्लेक्टेड है। हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि शो करिए जो पैटर्न हम देख रहे हैं इस फिल्म में रंग बिरंगा, एग्जैक्टली उसका अपोजिट पैटर्न आपका मित्र देख रहा है ट्रांसमिटेड में। मतलब यहाँ जो पैटर्न है और जो यहाँ पैटर्न दिख रहा है वो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। तो हमें भी दिखेगा रंग, उसे भी दिखेंगे रंग, लेकिन हमें रंग के बीच में कुछ काली काली लाइनें दिखाई पड़ेंगी जो कि ब्राइट डार्क फ्रिंज की होंगी, और उस दोस्त को जो हमारा उस तरफ खड़ा है उसको जहाँ मुझे काली लाइनें दिखाई पड़ेंगी वहीं उसको रंग दिखाई पड़ेंगे, और जहाँ मुझे रंग दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ उसको काली लाइनें दिखाई पड़ेंगी। तो रिफ्लेक्टेड में जो हम देख रहे हैं उसका उल्टा वो व्यक्ति देख रहा होगा ट्रांसमिटेड में। तो रिफ्लेक्टेड में मेरे लिए जहाँ जहाँ ब्राइट फ्रिंजें बन रही हैं, जहाँ जहाँ डार्क फ्रिंजें बन रही हैं, उसका उल्टा उनके लिए है। तो मेरे लिए जहाँ अगर मैंने कहा ये देखो यहाँ लाल रंग ब्राइट फ्रिंज, तो वो कहेगा नहीं यहाँ तो डार्क फ्रिंज बनी है। मैंने कहा यहाँ डार्क फ्रिंज बनी है, तो वो कहेगा नहीं यहाँ तो लाल रंग की ब्राइट फ्रिंज बनी है। तो यही हमको मैथमेटिकली प्रूफ करना है। अब हम इतना अच्छे से इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि जो फिल्म मतलब मॉलिक्यूल होते हैं ना उसमें बहुत सारे, तो वो जब आप रखते हो तो वो भार की वजह से मॉलिक्यूल हिलते रहते हैं, हिलने की वजह से थिकनेस पे थोड़ा सा असर पड़ता है। तो रंग जो होते हैं बहुत तेज़ी से फ्लैक्चुएट करते हैं। तो फ्लैक्चुएट करते समय हम बहुत अच्छे तरीके से डार्क और ब्राइट का निर्णय नहीं ले पाते अपनी आँखों की इस वेरिएशन को ना समझ पाने की वजह से। बट मैथमेटिकली ऐसा होता है। किसी तरह से अगर हम कैप्चर कर ले किसी हाई स्पीड कैमरे से और फिर वो अपनी फ़ोटो और हम अपनी फ़ोटो मिलाएं, तो हम देखेंगे कि हमारे में जहाँ जहाँ डार्क फ्रिंजें दिख रही थी उसको वहाँ वहाँ ब्राइट फ्रिंजें दिखेंगी। दिस इज़ रियलिटी। और ये हम चीज़ मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। दैट इज़ वाई वी वांट टू स्टडी दिस होल एक्सरसाइज को हमें पढ़ने का कारण ही यही है, बिकॉज वी वांट टू डू दिस, शो दिस पर्टिकुलर फिनोमेना कि दोनों जो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड का जो पैटर्न होता है वो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होता है। चलिए अभी तो पर्याप्त समय हो चुका है। अगले नेक्स्ट क्लास में हम इसको फुल फ्लेश तरीके से कराएंगे। देखो बच्चों, बहुत जल्दी अभी हम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा समय ले रहे हैं, थोड़ा अपने हिसाब से भी, कि आपको चीज़ों को हम पूरा डिटेल के साथ बताएं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस आई विल डेफिनेटली पोस्ट सम रिवीजन वीडियो, वन शॉट, जिसको एक नया नाम जो यूट्यूब ने दिया है, यूट्यूब कम्युनिटी ने, वन शॉट, दैट इज़ द रिवीजन वीडियो, आई कैन से रिवीजन वीडियो, जहाँ के हम चीज़ों को स्पीड में करते हैं। अब ये एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि समय हमारे पास अब जनवरी है, अभी तो आज 5 तारीख है। वी हैव अ फुल जनवरी, वी हैव अ फुल फरवरी एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मार्च। तो 2.5 महीने का अगर हम मोटे मोटे तौर पर समय माने, तो इस समय में हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आने वाले 10 दिनों में हम अपना फिजिक्स कंप्लीट कर दें। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फिजिक्स देन आई कैन थिंक अबाउट सम अदर सब्जेक्ट टू, कोई और सब्जेक्ट को भी हम यहाँ पर एक देख सकते हैं। अब प्रोग्रामिंग मुझे रिसर्च लेवल तक की आती थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ा सा फोर्ट्रॉन, थोड़ा सा पाइथन, थोड़ा सा जावा, और क्योंकि हम लोग दूसरी तरह के सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, तो फुल फ्लेज्ड उस तरह से टीचिंग लेवल वाली प्रोग्रामिंग थोड़ा सा मेरे लिए अभी डिफ़िकल्ट है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ इन माई ग्रास्प। मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट एंड आई पर्सनली लव इट वेरी मच। तो मैथमेटिक्स में देखते हैं कुछ ना फुल फ्लेज सही, कुछ हिस्सा अगर उसका हम आपको बता पाए तो वो हम कोशिश करेंगे उसको बताने की। या मैकेनिक्स में अगर कुछ, क्योंकि मैकेनिक्स तो फिजिक्स ही है, आपकी जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है बेसिकली वो फिजिक्स ही है, फिजिक्स ही तो है, वही न्यूटन्स और वही सब कुछ होता है। तो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। आप लोग भी सजेस्ट करिएगा कि क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपके भी कुछ आपको लगे कुछ
सजेशंस आपके भी बहुत ही वैल्यूबल होंगे। तो अगली क्लास में मिलेंगे और हम लोग इस चीज़ को, इस पूरे थिन फिल्म इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे। नमस्कार।